वेदों में प्रकृति को साक्षात रूप मानकर उसके हर रूप की वंदना की गई है। विभिन्न ऋतुओं में पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आर्द्रता, तापमान, दिन रात का समय, पेड़ों पौधों व जीव जंतुओं में परिवर्तन, फसलों में परिवर्तन आदि कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। इसीलिए ऋषियों ने प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने वर्ष में होने वाले ऋतु परिवर्तन चक्र को समझकर व्यक्ति को उस दौरान उपवास करने और उत्सव मनाने के नियम भी बताए हैं, ताकि हम परिवर्तन के नुकसान से बचकर उसका लुत्फ उठा सके। वैसे देखा जाए तो पूरे विश्व में 3 प्रकार की ऋतुएं ही मानी गई हैं, जिसमें ग्रीष्म, शीत एवं वर्षा ऋतु है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पूर्व प्रकृति और वातावरण में हो रहे परिवर्तन के हर सूक्ष्म बिंदु का गहन अध्ययन किया व इसी के अनुसार 6 ऋतुएं निर्धारित की, जिनकी अवधि मुख्यतः 2 माह की होती है। यह 6 ऋतुएं हैं बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरत, हेमंत एवं शिशिर ऋतु। कालक्रम के अनुसार बसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु पर चर्चा करने से पूर्व वसंत ऋतु पर संक्षिप्त चर्चा आवश्यक है, क्योंकि वसंत ऋतु के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से साल का आरंभ माना जाता है। यह भी मान्यता है कि यह सृष्टि का पहला दिन है और इसी दिन परमात्मा ने सृष्टि की रचना की थी। वर्णन है, चैत्र मासी जगत ब्रह्मा ससर्जे प्रथमे अहने शुक्ल पक्षे समग्रेतु सूर्योदये सति। अर्थात ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के प्रथम दिन प्रथम सूर्योदय होने पर की थी। इसकी पुष्टि भास्कराचार्य रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि से होती है। परम पुरुष जब अपनी प्रकृति से मिलने आते हैं तो वह वसंत चैत्र का माह होता है। उनके मिलने से ही प्रकृति में उष्णता, पेड़ों पौधों एवं जीव जंतुओं में नवजीवन का संचार हो जाता है। इसीलिए सारा संसार चैत्र के मंगल गीत गाता है। वैष्णव दर्शन में चैत्र मास भगवान नारायण का मास माना गया है। यह शक्ति के आवाहन का पक्ष बन जाता है। इस पक्ष में नवरात्रि की देवी का अनुष्ठान किया जाता है। वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा गया है, क्योंकि इस मौसम में फसल तैयार रहने से उल्लास और खुशी के त्योहार, मंगल कार्य, सुहाना मौसम, आम की मोहनी खुशबू, कोयल की कूक, शीतल मंद सुरभित हवा, खिलते फूल, मतवाले माहौल, सुहावनी शाम, फागुन के मतमस्त करने वाले गीत सब मिलकर अनुकूल समा बांधते हैं। इस ऋतु के बाद ही ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ होता है। इस ऋतु के प्रारंभ में ही बसंत ऋतु की कोमलता, मादकता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। देखते ही देखते यही मनमोहक ऋतु अपनी वासंती रूप को त्याग कर जब ग्रीष्म की ओर बढ़ने लगती है, तब सर्वत्र शुष्कता छा जाती है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के ये 2 महीने ग्रीष्म ऋतु के ही होते हैं। इन मासों में सूर्य की किरणें इतनी तेज होती हैं कि प्रातः काल में भी उन्हें सहना आसान नहीं होता। इस समय तक सूर्य भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, जिससे संपूर्ण देश में तापमान में वृद्धि होने लगती है। इस समय सूर्य के कर्क रेखा की ओर अग्रसर होने के साथ ही तापमान का अधिकतम बिंदु भी क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता जाता है और मई के अंत में देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस समय उत्तरी भारत अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम वायुदाब के क्षेत्र में परिवर्तित होने लगता है। उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित थार मरुस्थल पर मिलने वाला न्यूनतम वायुदाब बढ़कर संपूर्ण छोटा नागपुर पठार को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण स्थानीय एवं सागरीय आर्द्र हवाओं का परिसंचारण इस ओर आरंभ हो जाता है और प्रबल तूफानों को जन्म देता है।
उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क भागों में इस समय चलने वाली गर्म और शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रायः शाम के समय आंधियाँ आती हैं। धूल की प्रकृति एवं रंग के आधार पर इन्हें काली अथवा पीली आंधी भी कहा जाता है। वही सामुद्रिक प्रभाव के कारण दक्षिण भारत में इन गर्म हवा तथा आंधियों का अभाव पाया जाता है। फिर भी ऐसे मौसम में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। पसीने से सरोबार शरीर, प्यास से सूखा गला, सड़कों का कोलतार पिघलने से, गर्मी की बढ़ती प्रचंडता से संपूर्ण सृष्टि त्राही त्राही करती है। चिलचिलाती धूप जीना मुश्किल करती है। इस तपिश के प्रकोप से बचने के लिए दिन भर पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर आदि का उपयोग करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। साथ ही प्रचंड गर्मी के कारण शरीर में शिथिलता आ जाती है। आलस्य से भरे दिन रात बीतने लगते हैं। नदी, तालाब आदि सभी जल स्रोत जल विहीन होने लगते हैं। प्यासा जनजीवन, वृक्ष की छाया तलाशते पशु पक्षी, मनुष्य, प्यास से तुषित चातक पक्षी आकाश की ओर उन्मुख होकर जैसे आकाश से जल की याचना करता है। लेकिन ग्रीष्म की जल विहीन शुष्क ऋतु में भी कलाकार की रचना धर्मिता जागृत रहती है। संगीतकार इस उष्ण वातावरण को स्वरों में प्रदर्शित करता है, तो चित्रकार रंग और तुलिका के माध्यम से प्रकृति का परिवर्तित रूप चित्र के माध्यम से साकार करता है। इस ऋतु ने अपने प्रभाव से काव्य सृष्टि करने के लिए कवियों को भी बाध्य किया है। कवि बिहारी ने इस ऋतु के कारण प्रकृति में आने वाले परिवर्तन तथा प्रकृति को तपोवन के रूप में इस तरह चित्रित किया है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधाग। बिहारी ने इस दोहे में ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के कारण आपस में शत्रुता भाव रखने वाले जीव भी एक स्थान पर साथ साथ रहने लगे हैं, अर्थात उन्होंने भी वैर वैमनस्य की भावना भुला दी है। उदाहरण के लिए सांप और मयूर, हिरण और बाघ आपस में शत्रुता भूलकर यहाँ साथ साथ रह रहे हैं। यह दृश्य देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सारा संसार तपोवन की भांति हो गया है। कुछ कविताओं में ग्रीष्म के विविध क्षणों की अनुभूति को भी देखा जा सकता है। यह सच है कि सूर्य हमारी पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, परंतु इसका अतिशय तापमान झुंझलाहट पैदा करता है। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने अपनी कविता में ग्रीष्म के सूर्य को कष्टों का प्रतीक बनाकर इस प्रकार प्रस्तुत किया है। किसने बिठा दिया है मेरे कंधे पर सूरज, एक जलता हुआ असह्य बोझ कब से ढो रहा हूँ। वैसे देखे तो ऋतु परिवर्तन के साथ प्रकृति सदैव एक नया ही रूप धारण करती है। गर्मी से हम जितने विचलित होते हैं, उतनी ही गर्मी के कई लाभ भी होते हैं। यदि गर्मी अच्छी हो तो वर्षा भी खूब होती है। गर्मी के कारण अनाज पकता है और खाने योग्य बन जाता है। गर्मी के कारण विषैले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे इस मौसम में खिलने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु किसानों के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। तिल, जौ, बाजरे के लिए गर्मी का मौसम हितकारी माना जाता है। इस ऋतु में फसलें जैसे चावल, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, टमाटर, चना, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन ग्रीष्म ऋतु की तपती धूप में इस अनाज को खाने योग्य बनाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहा जाता है। इस ऋतु में तरबूज, खरबूज, खीरा, कुछ हरी सब्जियां बोई जाती हैं जिनका समय बेहद ही अल्पकालीन होता है। प्रकृति एक अनुपम रूप धारण करती है। सूरजमुखी, गुल मेहंदी, गद्दराज, रजनीगंधा, मोगरे जैसे फूलों से प्रकृति की शोभा ही नहीं बढ़ती, बल्कि वातावरण भी सुगंधित हो जाता है। गर्मी का मौसम बेहद तपिश भरा तो होता ही है, लेकिन इसी दौरान रसीले फलों की बहार आती है जो हमें गर्मी की मार से बचाती है।
दरअसल यह मौसम जितना तपाने वाला होता है, इसमें मिलने वाले फल उतने ही ठंडक देते हैं। फलों का राजा आम, अद्वितीय खरबूजा, पानी का खजाना तरबूज, रसीली लीची, खट्टे मीठे अंगूर, संतरे आदि रंगी बिरंगी फलों से प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगते हैं। इन सभी मौसमी फलों से सेहत को भी लाभ मिलता है। गर्मियों में शरीर में अक्सर पानी की कमी हो जाती है, जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन इन मौसमी फलों का नियमित सेवन न सिर्फ शरीर में पानी का आवश्यक स्तर बनाए रखने में सहायक होता है, बल्कि स्वाद और पोषण भी दे देता है। इसी तरह ठंडे पेय, शरबत, छाछ पीने का मज़ा, आइसक्रीम, कुल्फ़ी खाने का मज़ा इसी ऋतु में आता है। गर्मी की छुट्टियों में किसी पहाड़ी स्थल पर छुट्टियां मनाने का मन करता है। लोग कश्मीर, मनाली, दार्जिलिंग, शिमला, उत्तरी पूर्व में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। उसी तरह ग्रीष्म ऋतु में धूप का लुत्फ़ उठाने के लिए विदेशी पर्यटक गोवा में भी आते हैं। चरक संहिता में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ने से पित्त उत्तेजित होता है तथा शरीर में जमा हो जाता है। व्याधियों के बचाव के लिए ऋतु अनुकूल आहार तथा गतिविधियों का पालन जरूरी है, ताकि हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है। वर्षा का आने का कारण भी ग्रीष्म ऋतु ही है, क्योंकि गर्मी में नदियों, समुद्रों, तालाब आदि का पानी सूखकर भाप के रूप में आकाश में जाता है और वहीं बादल बनकर छम छम बरसता है। मैं कहना चाहती हूँ, यह ऋतु हमें कष्ट सहने की शक्ति तथा उन पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा भी देती है। अंत में बस यही कहना चाहती हूँ, प्रकृति में बदलाव आने के कारण आज ऋतु चक्र में भी बदलाव आया है। प्रकृति के संतुलन के लिए हमें अधिक पेड़ पौधों का रोपण करना होगा। प्रकृति की सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है।